तो आइए आज हम कैनेडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म को डिस्कस करते हैं। मतलब कि कनाडा ने जिस तरीके का फेडरलिज्म अडॉप्ट किया उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कनाडा का जो फेडरलिज्म है उसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो वो हमारे सिलेबस में है इसलिए हमें वो समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा उसको। और सेकेंडली वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इंडियन फेडरलिज्म है, जो इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म है, दैट इज़ वेरी सिमिलर टू कैनेडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म। मतलब कि जो हिंदुस्तान ने फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया वो बड़ा सिमिलर है कनाडा का फेडरलिज्म है जो उससे। मतलब कि जो इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म है वो कैनेडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म से जो है वो डिराइव किया गया है। तो हमारा और कनाडा का फेडरलिज्म जो है वो काफी सिमिलर है। मैं कैनेडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म की बात करता हूं, सबसे पहले हमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल इवोल्यूशन समझना चाहिए या फिर हिस्टोरिकल ओवरव्यू समझना चाहिए कनाडा का। अब हम देखते हैं कि 1982 तक, प्रायर टू 1982 कनाडा जो है वो एक डोमिनियन हुआ करता था। किसका? ब्रिटिशर्स का। तो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में कनाडा हुआ करता था क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया को या फिर कई सारे देशों को अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था और उसमें से एक कॉलोनी जो है ब्रिटिशर्स की वो कनाडा भी हुआ करता था। तो कनाडा जो है वो ब्रिटिशर्स की अपनी कॉलोनी हुआ करती थी। ब्रिटिशर्स कंप्लीटली रूल किया करते थे कनाडा के अंदर। 1982 तक जो है वो कनाडा जो था वो डोमिनियन रहा ब्रिटिशर्स का। डोमिनियन का मतलब ये हुआ कि ब्रिटिशर्स जो थे वो कनाडा के एक्सटर्नल मैटर्स को भी और इंटरनल मैटर्स को भी इंटरफेयर करते थे या फिर उनको चलाते थे। एक्सटर्नल मैटर्स के ऊपर जैसे हम देखते हैं फॉरेन पॉलिसी वगैरह, ये सब भी ब्रिटिशर्स डिसाइड करते थे। और जो इंटरनल या फिर डोमेस्टिक लेजिस्लेशंस होते हैं वो भी ब्रिटिशर्स ही यहाँ पे चलाया करते थे। तो एक देश के अंदर कैसे कानून वगैरह बनाने हैं, जो लॉस वगैरह बनाने हैं, वो सब भी ब्रिटिशर्स ही यहाँ पे किया करते थे। तो बेसिकली कनाडा के अंदर जो है वो एक्सटर्नल मैटर्स को भी ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे और डोमेस्टिक लेजिस्लेशंस मतलब कि जो कनाडा के अंदर लॉस वगैरह बनाने हैं वो भी ब्रिटिशर्स ही कंट्रोल किया करते थे। वो भी सब कुछ ब्रिटिशर्स ही किया करते थे। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 1982 में क्या होता है? एक एक्ट पास किया जाता है जिसको हम कैनेडियन एक्ट ऑफ 1902 कहते हैं। कनाडा एक्ट ऑफ 1902 जिसको हम कहते हैं। इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि कनाडा को जो है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल गई या फिर कंप्लीट सोवरेनिटी मिल गई। तो 1982 में जो है वो कनाडा को जो है वो इंडिपेंडेंस मिल गई, मतलब आज़ादी मिल गई। अब कनाडा जो था वो आजाद था और कनाडा जो था वो अब क्या कर सकता था? एक्सटर्नल मैटर्स के ऊपर भी और डोमेस्टिक मैटर्स के ऊपर भी कनाडा जो है वो सुप्रीम कंट्रोल रखता था। मतलब कि कनाडा खुद अपने एक्सटर्नल मैटर्स को भी रेगुलेट करेगा और साथ ही साथ कनाडा जो है वो खुद अपने डोमेस्टिक लेजिस्लेशंस को भी जो है वो कंट्रोल करेगा या रेगुलेट करेगा। मतलब कि कनाडा के पास अब यहाँ पे फुल इंडिपेंडेंस आ गई। अब क्या होता है कि कनाडा के पास इंडिपेंडेंस तो आ गई लेकिन फिर भी कनाडा ने जो है वो अपने आप को कॉमनवेल्थ कंट्रीज का मेंबर रखा। तो कनाडा जो है वो फिर भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज का मेंबर रहा। अब कॉमनवेल्थ कंट्रीज का मेंबर होना इसका मतलब क्या हुआ? तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रह चुकी हैं, राइट? ब्रिटिशर्स की जो कभी ना कभी कॉलोनी रह चुकी हैं उनको हम कहते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज। तो बेसिकली कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो है वो एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, 56 के आसपास इसके अंदर इंडिपेंडेंट कंट्रीज आती हैं, राइट? तो ये जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज है इनको हम क्या कहते हैं? कॉमनवेल्थ कंट्रीज। तो कहने का मतलब यही है कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रह चुकी हैं। ये इसके अंदर 56 कंट्रीज आती हैं। तो कनाडा जो था वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज का भी मेंबर बन गया। अब देखो ऑप्शन होता है आपके पास, आप चाहें तो कॉमनवेल्थ कंट्री का मेंबर बन सकते हैं, आप चाहें तो नहीं भी बन सकते हैं। कनाडा अभी आजाद हो गया था, कनाडा के पास ये ऑप्शन था कि वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज का मेंबर बनना चाहता है बन सकता है, नहीं बनना चाहता है तो नहीं भी बन सकता है। लेकिन कनाडा ने कहा कि हम कॉमनवेल्थ कंट्रीज के मेंबर रहेंगे। जैसे इंडिया की मैं बात करूं, इंडिया भी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रह चुकी है तो इंडिया भी जो है वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज का मेंबर है। अब इंडिया के ऊपर किसी ने इंपोज नहीं किया कि आपको कॉमनवेल्थ कंट्रीज का मेंबर बनना ही है, बल्कि इंडिया ने खुद चूज किया कि हम कॉमनवेल्थ कंट्रीज का मेंबर रहेंगे। अब उसके बाद क्या होता है? अब कनाडा के अंदर जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया गया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? तो जैसे इंडिया में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इंडिया ने भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है, उसी तरीके से कनाडा के अंदर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर हम देखते हैं कि एक हेड ऑफ स्टेट होता है और एक हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। हेड ऑफ स्टेट किसको बोलते हैं? तो जैसे इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ स्टेट है और एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट किसको बोलते हैं? तो जैसे इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो है और कौंसिल मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। ये जो हेड ऑफ स्टेट होता है ना प्राइम मिनिस्टर फॉर्म पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ये एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है या फिर नॉमिनल हेड होता है। लेकिन रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है? तो रियल एग्जीक्यूटिव जो है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होना और रियल एग्जीक्यूटिव होना। मतलब कि जो हेड ऑफ स्टेट होगा, जैसे इंडिया के अंदर जो हेड ऑफ स्टेट कौन है?
प्रेसिडेंट हमारा हेड ऑफ स्टेट है, लेकिन वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, मतलब कि उसके पास ज्यादा पावर्स नहीं है, प्रेसिडेंट ज्यादा पावर्स को एंजॉय नहीं करता है। प्रेसिडेंट सिर्फ सिंबॉलिक हेड है या फिर नॉमिनल हेड है, प्रेसिडेंट के पास उतनी अथॉरिटी नहीं है। हालांकि सारे के सारे देश के जो एग्जीक्यूटिव डिसीजंस हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से लिए जाते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट को हमेशा जो है वो प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के ऊपर ही काम करना होता है। तो ये जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, जो हमारे मिनिस्टर्स हो गए, उनके अकॉर्डिंगली, उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंगली ही जो हमारा प्रेसिडेंट है उसको काम करना होता है। तो बेसिकली हेड ऑफ स्टेट जो है वो नॉमिनल हेड होता है इसके अंदर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। जैसे कि इंडिया के अंदर कौन है? प्रेसिडेंट है, इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट है इन केस ऑफ इंडिया। बट कनाडा के अंदर हेड ऑफ स्टेट कौन है? तो कनाडा के अंदर जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो मोनार्क होता है, मोनार्क का रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसको हम गवर्नर जनरल भी कहते हैं। तो कनाडा के अंदर हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? गवर्नर जनरल होता है। उसको अपॉइंट कौन करता है? तो अपॉइंट उसको जो है वो ब्रिटिश मोनार्क या फिर क्वीन या किंग जो है उसको अपॉइंट करते हैं। तो अपॉइंटेड बाई ब्रिटिश मोनार्क। तो जो कनाडा के अंदर हेड ऑफ स्टेट होता है उसको हम गवर्नर जनरल कहते हैं। उसको जो है वो ब्रिटिशर्स मोनार्क के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। गवर्नर जनरल के पास ज्यादा पावर्स नहीं होती हैं क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक नॉमिनल हेड है। नॉमिनल हेड होने का मतलब ये है कि उसके पास इतनी ज्यादा अथॉरिटी नहीं है, वो सिर्फ सिंबॉलिक हेड है। ज्यादा अथॉरिटी कौन एंजॉय करता है? तो रियल एग्जीक्यूटिव एंजॉय करता है। रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है? हेड ऑफ गवर्नमेंट। मतलब इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर आता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए आपके जो मिनिस्टर्स हैं आपके देश के अंदर। तो मैंने अभी तक आपको क्या समझाया? मैंने आपको यह समझाया कि 1982 तक, 1982 तक जो है वो कनाडा एक डोमिनियन हुआ करता था। डोमिनियन होने का मतलब ये है कि ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था कनाडा, और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स जो हैं वो सारे के सारे कनाडा के जो एक्सटर्नल मैटर्स थे और जो डोमेस्टिक लेजिस्लेशंस थे, मतलब कि जो डोमेस्टिक लॉज वगैरह बनाने होते हैं, वो सारा ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे। लेकिन बाद में क्या होता है, 1982 में एक एक्ट पास किया जाता है जिसको कनाडा एक्ट ऑफ 1982 कहा जाता है। इस कनाडा एक्ट ऑफ 1982 के तहत क्या हुआ, कनाडा को जो है वो इंडिपेंडेंस मिल गई। मतलब कनाडा अब आजाद हो गया। अब कनाडा खुद अपने डिसीजंस ले सकता था, एक्सटर्नल मैटर्स को भी कनाडा खुद अपना मैनेज कर सकता था, और डोमेस्टिक लेजिस्लेशंस को भी कनाडा खुद मैनेज करेगा। कनाडा खुद अपने देश को चलाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कनाडा ने जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर हम देखते हैं एक होता है हेड ऑफ स्टेट और एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? तो हेड ऑफ स्टेट जो है एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है। जैसे इंडिया के अंदर हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट है। उसी तरीके से कनाडा के अंदर भी एक हेड ऑफ स्टेट होता है जो कि गवर्नर जनरल होता है। इसको अपॉइंट कौन करता है? तो इसको ब्रिटिश मोनार्क अपॉइंट करता है। मतलब ब्रिटिश का जो राजा और रानी होंगे ब्रिटिशर्स के अंदर, ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड के अंदर, वो अपॉइंट करेंगे इस गवर्नर जनरल को। इस गवर्नर जनरल के पास ज्यादा पावर्स नहीं होती है क्योंकि ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है। इसको काम किसके अकॉर्डिंगली करना होता है? तो काम इसको जो है वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली करना होता है, जो रियल एग्जीक्यूटिव है, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए। तो इनके अकॉर्डिंगली ही गवर्नर जनरल को काम करना पड़ता है। तो जो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर होगा, जो कनाडा के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंगली जो है वो इस गवर्नर जनरल को काम करना है। तो ये मैंने आपको बता दिया। उसी के साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर जो कनाडा के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलता है, वो ज्यादातर उसके प्रोविजंस जो है ना वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किए गए हैं। क्योंकि कनाडा जो है वो ब्रिटिशर्स का कॉलोनी रहा, ब्रिटिशर्स ने रूल किया कनाडा को। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कई सारे प्रोविजंस वहां पे कहां से डिराइव किए गए हैं? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किए गए हैं, मतलब इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किए गए हैं। तो कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन है जो है उसको मतलब उसमें कई सारी चीजें कॉपी की गई हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपनी इंस्पिरेशन किससे डिराइव करता है? वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करता है। तो हम देखते हैं कि कनाडा ने किस तरीके का फेडरल गवर्नमेंट अडॉप्ट की। तो हम देखते हैं कि उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया, जिसमें हेड ऑफ स्टेट जो है गवर्नर जनरल रहता है, जिसको ब्रिटिश मोनार्क अपॉइंट करते हैं, और हेड ऑफ स्टेट जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव रहता है। मतलब असली पावर जो है वो ये हेड ऑफ गवर्नमेंट ही एंजॉय करते हैं, जो कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। असली पावर इन्हीं के पास है। आइए अब डिस्कस करते हैं कि फीचर्स क्या है कैनेडियन फेडरलिज्म के, मतलब कि जो कनाडा का मॉडल ऑफ फेडरलिज्म है उसके अलग अलग फीचर्स क्या है। ओके, तो जब मैं फीचर्स ऑफ कैनेडियन फेडरलिज्म की बात करता हूं, सबसे पहले यहां पे आता है डिवीजन ऑफ पावर। तो आपको पता ही है किसी भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर्स का डिवीजन होना चाहिए। बिना पावर्स के डिवीजन के हम कह ही नहीं सकते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां पे पावर्स का डिवीजन है ही नहीं। तो डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए। तो अगर हम कनाडा की बात करें तो वहां पे भी डिवीजन ऑफ पावर जो है वो क्लियरली हमें दिखता है। जो कनाडा के अंदर द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट ऑफ 1867 है, उसके अंदर डिवीजन ऑफ पावर जो है वो क्लियरली दिया गया है, क्लियरली एक्सप्लेन्ड है। ये जो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट ऑफ 1867 था, इस एक्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है कि डिवीजन ऑफ पावर क्लियरली दिया गया है। अब यहाँ पे आपको डाउट आ रहा
होगा कि ये द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट ऑफ 1867 क्या है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होना चाहिए ना डिवीजन ऑफ पावर, तो ये क्या चीज है। तो मैं आपको बता दूं कि कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो एक क्लियरली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। मतलब कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि जैसे भारत का संविधान एक ही दफा एक प्रॉपर तरीके से लिखा गया और 1950 में लागू किया गया, वैसे कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल नहीं है। कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इवॉल्व होता गया। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं ना, इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हुआ था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं था, तो उससे पहले इंडिया को कैसे चलाया जाता था। तो ब्रिटिशर्स क्या किया करते थे, जैसे ब्रिटिशर्स का एक एक्ट था जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, जैसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। इन एक्ट्स के थ्रू जो है वो ब्रिटिशर्स इंडिया को चलाते थे। तो मान लो कि इंडिया ने अपना कोई संविधान लागू ही नहीं किया, संविधान बनाया ही नहीं, तो आज भी इंडिया उन्हीं एक्ट्स के तहत चलता। अगर इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया होता तो आज भी इंडिया जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के तहत चलता। हो सकता है उसके बाद कोई और एक्ट बनाया होता, मतलब इंडिया के द्वारा, उसके तहत इंडिया चलता। उसी तरीके से कनाडा जो है वो कनाडा का जो ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट था 1867 का, उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि कनाडा के अंदर प्रॉपर डिवीजन ऑफ पावर दिया गया है। जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया में जैसे ही इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो जो पहले के एक्ट थे जिसके तहत इंडिया को चलाया जाता था, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 था, तो वो खत्म हो गए। लेकिन ये एक्ट जो थे, जैसे ही कनाडा आजाद हुआ तो ये एक्ट खत्म नहीं हुए। तो इस एक्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है कि डिवीजन ऑफ पावर जो है वो क्लियरली मेंशन किया गया है। वहां पे हमें देखने को मिलता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो किन चीजों के ऊपर लॉज बना सकती है, तो वो सब्जेक्ट्स, वो इश्यूज जो नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड है, उनके ऊपर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे लॉज बना सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि वहां की जो फेडरल गवर्नमेंट है, जैसे कि इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपको पता ही होगा बीजेपी या फिर एनडीए की सेंट्रल गवर्नमेंट अभी चल रही है, वैसे ही कनाडा की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, राइट, जो उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो लॉज बना सकती है। नेशनल इंटरेस्ट के अंदर क्या आता है, जैसे डिफेंस हो गया आपका, जैसे टेलीकम्युनिकेशन हो गया आपका, जैसे कि एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया आपका। ये सब चीजें जो हैं जो कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये जो इश्यूज हैं उनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बना सकती है। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स माने तो जो प्रोविंसेस की गवर्नमेंट्स हैं, जो जैसे इंडिया के अंदर स्टेट्स की गवर्नमेंट्स होती हैं, वैसे ही वहां पे जो प्रोविंसेस की गवर्नमेंट है, मैं आपको ये भी बता दूं कि वहां पे 10 प्रोविंसेस आते हैं, 10 प्रोविंसेस आते हैं जिन्होंने कैनेडियन फेडरेशन को ज्वाइन किया है। तो 10 प्रोविंसेस वहां पे आते हैं। अब जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, मतलब जैसे इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो लोकल इश्यूज के ऊपर लॉज बना सकते हैं। वो इश्यूज जो एक स्टेट से रिलेटेड हैं या फिर एक प्रोविंस से रिलेटेड है, राइट। जैसे कि इंडिया के अंदर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर, स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉज बना सकती हैं। सेम गोज विद कनाडा एज वेल। जो कॉन्करेंट लिस्ट है, एक और लिस्ट आती है वहां पे जिसको कॉन्करेंट लिस्ट कहा जाता है, उसके अंदर दोनों सेंटर भी और स्टेट भी क्या कर सकते हैं, लेजिस्लेट कर सकते हैं, मतलब सेंटर भी कानून बना सकते हैं और स्टेट भी कानून बना सकती है। तो कॉन्करेंट लिस्ट जैसे इंडिया में भी आती है लिस्ट, एक कॉन्करेंट लिस्ट। जैसे इंडिया के अंदर कौन कौन सी लिस्टें आती है, एक आती है यूनियन लिस्ट, एक आती है स्टेट लिस्ट, एक आती है कॉन्करेंट लिस्ट, एक आती है रेजिडुअरी लिस्ट। यूनियन लिस्ट के ऊपर सेंटर कानून बना सकता है, पार्लियामेंट कानून बना सकता है। स्टेट लिस्ट के ऊपर स्टेट्स कानून बना सकती हैं। कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर स्टेट्स भी कानून बना सकती हैं, सेंटर भी कानून बना सकता है, पार्लियामेंट भी कानून बना सकता है। ऐसा ही कनाडा में भी होता है। जो नेशनल इश्यूज हैं, जो नेशनल इंटरेस्ट के रिलेटेड इश्यूज हैं, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी। जो लोकल इश्यूज हैं या फिर प्रोविंसेस के रिलेटेड इश्यूज हैं, उसके ऊपर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कानून बनाएंगी। और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो इश्यूज आते हैं, उसके ऊपर जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स आते हैं, उसके अंदर ऊपर जो है वो दोनों कानून बना सकते हैं, सेंटर भी और प्रोविंसेस भी। और उसके बाद एक लिस्ट वहां पे बचती है जिसको हम रेजिडुअरी लिस्ट कहते हैं। मतलब कि वो सब्जेक्ट्स जो इन ऊपर वाली लिस्टों के अंदर मेंशन नहीं किए गए हैं, इनके अंदर नहीं दिए गए हैं, उन इश्यूज के ऊपर जो है वो सेंटर कानून बना सकता है। मतलब रेजिडुअरी पावर्स जो है वो सेंटर को वहां पे दी गई है। रेजिडुअरी पावर्स मतलब जो पावर्स, जो चीजें, जो लिस्ट जो थी, जो सब्जेक्ट्स जो थे इन ऊपर वाली लिस्टों के अंदर मेंशन नहीं किए गए थे, वो रेजिडुअरी लिस्ट के अंदर आते हैं। मतलब कि फ्यूचर में या फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ ऐसा सब्जेक्ट उभर करके आ रहा है जिसके ऊपर कानून बनाना चाहिए। मतलब कि जैसे इंडिया के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था तो उस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं थी, टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था, सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। लेकिन आज है, तो उन सब्जेक्ट्स के ऊपर भी तो कानून बनाना है। तो उन सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून कौन बनाएगा? तो जैसे हमारे इंडिया के अंदर भी रेजिडुअरी जो लिस्ट है उसके अंदर जो है उसके ऊपर जो है पार्लियामेंट कानून बना सकता है। एंड सेम गोज टू कनाडा एज वेल। जो रेजिडुअरी पावर्स हैं उसके ऊपर सेंटर कानून बना सकता है। तो क्या आपको यहां से अब पता चल रहा है कि कैनेडियन मॉडल इंडियन मॉडल से सिमिलर कैसे है? मतलब कि कनाडा का जो फेडरलिज्म है और इंडिया का फेडरलिज्म है वो एक दूसरे से कैसे सिमिलर है। मतलब कि इंडिया के अंदर भी ऐसे ही होता है
सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नेशनल इश्यूज के ऊपर लॉज बनाती है, जो यूनियन लिस्ट है उसके ऊपर लॉज बनाती है, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉज बनाती हैं, कॉन्फ्रेंस लिस्ट के ऊपर हमारी स्टेट भी और पार्लियामेंट भी लॉज बनाता है, और रेजिडुअरी लिस्ट के ऊपर हमारा सेंटर मतलब पार्लियामेंट लॉज बनाता है। तो है ना सिमिलर मतलब कि कनाडा से। अब सेकंड फीचर क्या आता है कैनेडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म का? तो सेकंड हमें देखने को मिलता है रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको बताया कि कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सही मायनों में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन क्लियर तरीके से वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। क्लियर तरीके से रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? मतलब ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी और उसने एक कॉन्स्टिट्यूशन रेडी किया एक प्रॉपर तरीके से और उसी कॉन्स्टिट्यूशन से सब कुछ हो रहा है, वैसा नहीं है कनाडा के अंदर। कनाडा के अंदर अलग अलग एक्ट्स के थ्रू, जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा एक्ट वहां पे लाए गए, उसके थ्रू ही कनाडा को जो है वो रूल किया जाता है। तो प्रॉपरली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हम ये कह सकते हैं। उसी के साथ साथ वहां का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी है। कहा जाता है कि वहां का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। कैसे? जो कनाडा का एक्ट ऑफ 1985 था, जो कैनेडियन एक्ट ऑफ 1985 था, उसके अंदर हमें 5 तरीके दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के, कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज कैसे कर सकते हैं, बदल कैसे सकते हैं। अब हम इन 5 तरीकों से ये देखेंगे, ये समझेंगे कि क्या कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन सच में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। मैंने आपको कहा कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये जो 5 तरीके हैं जिसके थ्रू उनके कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है, इससे अभी फर्दरली हमें पता चलेगा कि क्या सच में वो कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। तो सबसे पहला तरीका, अगर वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना है, तो सबसे पहला तरीका क्या है? मतलब कि 5 तरीकों से बदला जा सकता है। सबसे पहले आता है फेडरल प्रोविजंस बाय फेडरल पार्लियामेंट। तो जितने भी फेडरल प्रोविजंस हैं कनाडा के अंदर, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी फेडरल प्रोविजंस हैं, वो मैटर जो फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं, उनको फेडरल पार्लियामेंट ही बदल सकता है। फेडरल पार्लियामेंट कौन सा पार्लियामेंट हो गया? मतलब कि जो सेंटर का लेजिस्लेचर है, जैसे कि इंडिया का पार्लियामेंट है। तो जैसे कि इंडिया के अंदर जो है हमारा पार्लियामेंट है, उसी तरीके से कनाडा के अंदर भी उनका फेडरल पार्लियामेंट है। तो जो फेडरल प्रोविजंस हैं, जो फेडरल स्ट्रक्चर है या फिर फेडरल प्रोविजंस हैं किसके? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको फेडरल पार्लियामेंट ही बदल सकता है। दूसरा, प्रोविंसेस कैन अमेंड देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। अब वहां के प्रोविंसेस जो हैं उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को खुद बदल सकते हैं। चलो इसका तो कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि ये उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रोविंसेस का तो वो खुद बदल सकते हैं। उसके बाद तीसरा क्या तरीका है? तीसरा हम देखते हैं कि कुछ अमेंडमेंट्स ऐसी हैं कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कुछ अमेंडमेंट्स ऐसी हैं जिसके अंदर हमें 2/3 स्टेट्स का अप्रूवल चाहिए होता है। मतलब कि उन अमेंडमेंट्स को अगर हमें लाना है, अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना है, तो हमें 2/3 स्टेट्स का अप्रूवल चाहिए, मतलब 2/3 स्टेट्स का अप्रूवल या फिर रेटिफिकेशन हमें यहां पे चाहिए। चौथा तरीका हम देखते हैं सम प्रोविजंस कंसेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एंड अप्रूवल ऑफ ऑल स्टेट्स। तो इसके अंदर क्या होता है कि कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको बदलने के लिए आपको फेडरल गवर्नमेंट की सिर्फ कंसेंट चाहिए, मतलब कि पार्लियामेंट की सिर्फ कंसेंट चाहिए, जो उनका पार्लियामेंट है, लेकिन सारी की सारी स्टेट्स का जो है वो उसमें अप्रूवल चाहिए आपको। तो सारी स्टेट्स का अप्रूवल चाहिए और जो उनका फेडरल गवर्नमेंट है या फिर उनका पार्लियामेंट है उसकी सिर्फ कंसेंट चाहिए कुछ प्रोविजंस को बदलने के लिए। और साथ ही साथ फिफ्थ इसके अंदर क्या आता है? अमेंडमेंट अफेक्टिंग ओनली 1 और मोर स्टेट्स रिक्वायर्ड अप्रूवल ऑफ कंसर्न स्टेट्स ओनली। तो वो अमेंडमेंट्स जिससे सिर्फ एक या एक से ज्यादा स्टेट के ऊपर असर पड़ता है, उसको अफेक्ट कर रही है अगर वो अमेंडमेंट, तो उसके अंदर उसी स्टेट का अप्रूवल चाहिए जिसके ऊपर असर पड़ रहा है। वो अमेंडमेंट जिन स्टेट्स को अफेक्ट कर रही है उन्हीं का अप्रूवल चाहिए। तो इस तरीके से जो है वो इसका कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बदला जा सकता है, उसको अमेंड किया जा सकता है। तो हमें यहां पे देखने को मिल रहा है कि सच में जो प्रोसेस है वो बड़ा मुश्किल है, मतलब कि प्रोसेस इतना इजी नहीं है। 2/3 स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए, सारी स्टेट्स का अप्रूवल भी चाहिए, उसी के साथ साथ जो है वो उन स्टेट्स का अप्रूवल चाहिए जिनके ऊपर अमेंडमेंट का अफेक्ट हो रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन उनका जो है वो रिजिड है, ये हमें यहां से पता चल जाता है। उसके बाद थर्ड हम वहां पे देखते हैं तो 2 तरह की 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट वहां पे आती है। थर्ड फीचर क्या है? 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट आती है, मतलब 2 सेट ऑफ गवर्नमेंट है। एक तो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है और एक स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है, जैसे इंडिया में होती है। तो एक वहां पे सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है जिसको वो फेडरल गवर्नमेंट कहेंगे, और एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी उनकी जो प्रोविंसेस के लेवल पे होगी, राइट। तो वहां पे फेडरल गवर्नमेंट है, एक फेडरल गवर्नमेंट होगी और उनका अपना लेजिस्लेचर होगा फेडरल गवर्नमेंट का, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, राइट, जो उनका पार्लियामेंट है। और एक जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी, वहां पे प्रोविंसेस के अंदर भी गवर्नमेंट्स हैं और उनका भी अपना लेजिस्लेचर होता है। जैसे इंडिया के अंदर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका अपनी गवर्नमेंट है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट भी है वहां पे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, पार्लियामेंट भी है हमारा सेंट्रल लेवल पे। लेकिन स्टेट लेवल्स पे हम देखते हैं कि वहां पे गवर्नमेंट्स भी होती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी होता है। सेम गोज विद कैनेडा एज वेल, वहां पे फेडरल गवर्नमेंट भी होती है, पार्लियामेंट भी होता है, और उसी के साथ साथ प्रोविंसेस के लेवल पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी होती हैं और लेजिस्लेचर भी होता है।
उसी के साथ साथ वहां पे लोकल गवर्नमेंट्स भी अवेलेबल हैं कनाडा के अंदर। तो लोकल गवर्नमेंट्स जैसे इंडिया के अंदर भी लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जैसे हमारे यहाँ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे यहाँ म्यूनिसिपैलिटीज हैं, वहां पे भी लोकल गवर्नमेंट्स अवेलेबल हैं। उन लोकल गवर्नमेंट्स के ऊपर सारा का सारा कंट्रोल जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का होता है। तो मतलब कि 3 सेट ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हैं, 3 टायर सिस्टम है वहां पे, जैसे इंडिया के अंदर 3 टायर सिस्टम है। तो ये भी एक फीचर है। उसके बाद 4th इसके अंदर आता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर वो लेजिस्लेचर होता है जिसके अंदर 2 हाउसेस होते हैं। जैसे कि मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। सेम गोज विद कनाडा एज वेल। कनाडा के अंदर भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जिसको जो उनका पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउसेस हैं। एक उनका सीनेट है जिसको हम अपर हाउस भी कहते हैं, उसके अंदर 105 मेंबर्स आते हैं, 105 मेंबर्स आते हैं। और एक उनका हाउस है हाउस ऑफ कॉमन्स जिसको हम कहते हैं, और उसको वो लोअर हाउस भी कहते हैं, जिसके अंदर 338 मेंबर्स हैं, 338 मेंबर्स हैं। तो वहां पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब कि जो उनका फेडरल पार्लियामेंट है, जो उनका पार्लियामेंट जो है उसके अंदर एक अपर हाउस आता है जिसको सीनेट के नाम से जाना जाता है। जैसे इंडिया के अंदर राज्यसभा होता है, वैसे ही वहां पे एक उनका लोअर हाउस आता है जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जाना जाता है। जैसे कि इंडिया के अंदर लोकसभा होता है, इस हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर जो है वो डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंटेटिव चुन के जाते हैं। इस सीनेट के अंदर जो है वो स्टेट से या फिर प्रोविंसेस से जो है वो लोगों को अपॉइंट किया जाता है। तो इस तरीके से देखते हैं हम वहां पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर भी है। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट फीचर जुडिशियल स्ट्रक्चर, कि कनाडा का जुडिशियल स्ट्रक्चर कैसा है। वहां पे हम देखते हैं कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट कोर्ट है कनाडा के अंदर, उसको हम अपेक्स कोर्ट भी कहते हैं, मतलब कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। सबसे ऊपर अगर कोई कोर्ट है तो वो सुप्रीम कोर्ट है कनाडा का। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकता है, राइट। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो कनाडा का सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होती है, तो वो मैटर्स जो फेडरल मैटर्स हैं वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के आते हैं। फॉर एग्जांपल सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, या फिर प्रोविंसेस का आपस में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, सेंटर और स्टेट्स का अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, या स्टेट्स का आपस में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, वो सब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है। लेकिन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है वहां के सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। वहां पे सुप्रीम कोर्ट से के नीचे आता है एक्सचेकर कोर्ट, या फिर जिसको हम फेडरल कोर्ट भी कहते हैं। फेडरल कोर्ट के पास ये पावर है कि वो फेडरल मैटर्स के ऊपर जो है वो जुरिस्डिक्शन की फेडरल कोर्ट के पास पावर है। तो ये जो फेडरल मैटर्स हैं जो कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं, ये इसकी पावर किसके पास है, तो ये फेडरल कोर्ट्स के पास या फिर फेडरल कोर्ट के पास या फिर एक्सचेकर कोर्ट के पास इसकी पावर है। जैसे इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो है ना वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी है। मतलब हमारे इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है वो फेडरल मैटर्स के ऊपर भी उस जुरिस्डिक्शन रखता है। मतलब कि अगर स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, या फिर सेंटर और स्टेट्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसको हमारे इंडिया का सुप्रीम कोर्ट ही सॉल्व करता है। लेकिन कनाडा के सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं है। मतलब कि कनाडा का सुप्रीम कोर्ट जो है वो फेडरल डिस्प्यूट्स को सॉल्व नहीं कर सकता है। वो पावर किसके पास है, तो वो कनाडा के एक्सचेकर कोर्ट के पास है या फिर फेडरल कोर्ट के पास है। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि उसके नीचे हाई कोर्ट्स आते हैं जो कि प्रोविंसेस के अंदर होते हैं। तो हर एक प्रोविंस के अंदर वहां पे हाई कोर्ट होता है। जैसे इंडिया के अंदर हर एक स्टेट के अंदर हाई कोर्ट होता है, सेम गोस विद कनाडा एज वेल। वहां पे हर एक प्रोविंस के अंदर हाई कोर्ट होता है और उसी प्रोविंस के रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं उनको हाई कोर्ट में सॉल्व किया जाता है। और सबसे नीचे वहां पे आते हैं कंट्री कोर्ट्स। जैसे इंडिया के अंदर हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, वैसे ही वहां पे कंट्री कोर्ट्स आते हैं जो लोकल जुरिस्डिक्शन रखते हैं, जो भी लोकल मैटर्स वहां पे अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से देखते हैं ये इस तरीके का जो है वो जुडिशियल स्ट्रक्चर है कहां का, कनाडा का। तो हमें देखने को मिलता है कि इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम है या फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है कनाडा के अंदर। और अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है तो इसका मतलब कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो फेडरल सिस्टम का या फिर फेडरलिज्म का जो है वो एक फीचर है। तो इस तरीके से हम डिस्कस करते हैं कि ये अलग अलग फीचर्स हैं कैनेडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म के। अभी इन फीचर्स को देख के आपको यहां से लग रहा होगा कि इंडिया का फेडरलिज्म भी इसी से इसके सिमिलर है। इंडिया के अंदर भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, 3 सेट ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पे भी 3 सेट ऑफ गवर्नमेंट है। इंडिया के अंदर भी पार्लियामेंट जो है वो यूनियन लिस्ट के ऊपर कानून बना सकता है, स्टेट लिस्ट के ऊपर, कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर दोनों कानून बना सकते हैं, रेजिडुअरी लिस्ट के ऊपर सेंटर कानून बना सकता है। और कनाडा में वैसा ही होता है। उसी तरीके से हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया गया है और कनाडा के अंदर भी वैसा ही है। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट्स, उसके नीचे कंट्री कोर्ट्स, इसी तरीके का सिस्टम जो है वो इंडिया के अंदर भी है। इससे थोड़ा सा चेंज है लेकिन इसी तरीके का है, वैसा ही कनाडा के अंदर भी अडॉप्ट किया गया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कनाडा से हमने अपना मॉडल ऑफ फेडरलिज्म को डिराइव किया है और इस तरीके से हम देखते हैं कि कनाडा के फेडरलिज्म के फीचर्स क्या है। अभी अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि कैनेडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म जो है वो एक कॉसी फेडरलिज्म है। मतलब कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक कॉसी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। अब यहाँ पे मेरा मार्कर भी खत्म हो गया, KUUASI FEDERAL। कॉसी फेडरल का मतलब क्या हुआ कि दिखता है हमें कि ये कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, लेकिन है
इसमें हम देखते हैं कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर्स है ना। क्वासी फेडरल का मतलब ये हुआ कि हमें दिख रहा है, ऐसे देखने को लगता है कि ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन असल में ज़्यादा पावर्स जो है वो सेंटर के पास है, या फिर जो उनकी यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास है, या फिर फेडरल गवर्नमेंट के पास में असल में पावर है। तो सेंटर के पास ज़्यादा पावर्स हैं, और इंडिया के अंदर भी हम देखते हैं कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर्स हैं। उसी तरीके से कनाडा के अंदर भी सेंटर के पास ज़्यादा पावर है। तो हम देखते हैं कि ये जो फेडरलिज्म है, कनाडा का फेडरलिज्म, ये क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, और हमें देखने को मिलता है कि एक इंटरडिपेंडेंट टाइप ऑफ फेडरलिज्म है। इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि सेंटर और स्टेट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। तो अमेरिका की तरह ट्रूली फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है कनाडा का। अमेरिका के अंदर हमें देखने को मिलता है कि प्रॉपर तरीके से डिवीजन ऑफ पावर है, प्रॉपर तरीके से स्टेट्स और सेंटर के बीच में सेंटर भी इंडिपेंडेंटली काम करता है, स्टेट्स भी इंडिपेंडेंटली काम करती है। लेकिन कनाडा के अंदर ऐसा नहीं है। कनाडा के अंदर स्टेट्स ज़्यादा पावरफुल नहीं है, सेंटर ज़्यादा पावरफुल है। सो विच शोज दैट कैनेडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म इज क्वासी फेडरल मॉडल। तो इंटरडिपेंडेंसी यहाँ पे है, कॉपरेशन हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हम मॉडल कैनेडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो इसी के साथ साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।